नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डेली 5 नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिवराज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों, क्या आप स्वतंत्रता संग्रामी तिलका मांझी के बारे में जानते हैं? इनका जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ था। इन्होंने राजमहल, झारखंड की पहाड़ियों पर ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया। इन्हें जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले पहाड़िया समुदाय के वीर आदिवासी थे। सिंगारसी पहाड़ पाकुड़ के जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लंबी और कभी न समर्पण करने वाली लड़ाई लड़ी और स्थानीय महाजनों, सामंतों व अंग्रेजी शासक के नींद उड़ाए रखा। पहाड़िया लड़ाकों में सरदार रमना अंगहाड़ी और अमड़ापाड़ा प्रखंड के आमगाछी पहाड़ निवासी करिया पुजहर और सिंगारसी पहाड़ निवासी जबरा पहाड़िया भारत के आदि विद्रोही है। इन्होंने 1778 ईस्वी में पहाड़िया सरदारों से मिलकर रामगढ़ कैंप पर कब्जा करने वाले अंग्रेजों को खदेड़कर कैंप को मुक्त कराया। 1784 में जबरा ने क्लीवलैंड को मार डाला। बाद में आयरकुट के नेतृत्व में जबरा की गुरिल्ला सेना पर जबरदस्त हमला हुआ, जिसमें कई लड़ाके मारे गए और तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं उन्हें 4 घोड़ों में बांधकर घसीटते हुए भागलपुर लाया गया, पर मीलों घसीटे जाने के बाद भी वह पहाड़िया लड़का जीवित था। खून में डूबी उसकी देह तब भी गुस्सैल थी और उसकी लाल लाल आंखें ब्रितानी राज को डरा रही थी। भय से कांपते हुए अंग्रेजों ने तब भागलपुर के चौराहे पर स्थित एक विशाल वटवृक्ष पर सरेआम लटकाकर उनकी जान ले ली। हजारों की भीड़ के सामने जबरा पहाड़िया ने हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। तारीख थी संभवतः 13 जनवरी 1785। बाद में आज़ादी के हजारों लड़कों ने जबरा पहाड़िया का अनुसरण किया और फांसी पर चढ़ते हुए जो गीत गाए, हाशी हाशी चोड़बो फांसी देख बे भारत बाशी, वह आज भी हमें इस आदि विद्रोही को याद दिलाते हैं। दूसरा, दोस्तों, आपने पानीपत की लड़ाई के बारे में तो सुना होगा, पर क्या आपने वसई की लड़ाई के बारे में सुना है? दोस्तों, वसई की लड़ाई या बैसिन की लड़ाई मराठों और वसई के पुर्तगाली शासकों के बीच लड़ी गई थी, जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र में मुंबई के पास स्थित एक शहर है। मराठों का नेतृत्व पेशवा बाजीराव प्रथम के भाई चिमाजी अप्पा ने किया था। इस युद्ध में मराठाओं की जीत बाजीराव प्रथम के शासनकाल की एक बड़ी उपलब्धि थी। पुर्तगालियों द्वारा शासित क्षेत्र में न केवल बाकाइम शहर शामिल थे, बल्कि बॉम्बे, थाना, कल्याण, चौल और रेवदंडा जैसे दूर के क्षेत्र भी शामिल थे। बाकाइम मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर में अरब सागर पर स्थित है। 1530 में पुर्तगाली सेना के कप्तान एंटोनियो दा सिल्वेरा ने बाकाइम शहर को जला दिया और पास के मुंबई तक जलाना और लूटपाट जारी रखा। जब थाना के राजा ने माहिम और मुंबई के द्वीपों का आत्मसमर्पण कर दिया, इसके बाद थाना, बंडोरा, माहिम और मुंबई के शहरों को पुर्तगाली नियंत्रण में लाया गया। 1618 में बाकाइम को लगातार आपदाओं का सामना करना पड़ा। पहले यह एक प्लेग की चपेट में आया, फिर 15 मई को शहर एक घातक चक्रवात की चपेट में आ गया। 1720 में उत्तरी प्रांत कल्याण के बंदरगाहों में से एक मराठा द्वारा कब्जा कर लिया गया था और 1737 में उन्होंने सालेसर द्वीप के सभी किलों और पारसिका, ट्रंगीपारा, साइबाना के किलों सहित थाना पर कब्जा कर लिया था। 1737 से 39 के युद्ध के बाद चिमाजी अप्पा और उनके मराठा सैनिकों ने वसई से चर्च की घंटियों को यादगार के रूप में ले लिया और उन्हें महाराष्ट्र के विभिन्न हिंदू मंदिर में स्थापित किया। कुछ घंटियां उन्होंने खंडोबा मंदिर, जेजुरी के तुलजा भवानी मंदिर और उस्मानाबाद में स्थापित की। ये चर्च की घंटियां आज भी इन मंदिरों में मौजूद है। तीसरा, दोस्तों, आपने RRR मूवी तो देखी होगी। उसमें आपने अल्लूरी सीताराम राजू का किरदार तो देखा होगा। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिकारी थे। आदिवासी स्वातंत्र्य प्रिय हैं, उन्हें किसी बंधन में अथवा पराधीनता में नहीं जकड़ा जा सकता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले जंगलों से विदेशी आक्रांताओं एवं दमनकारियों के विरुद्ध उनका
एक संघर्ष देश के स्वतंत्र होने तक निरंतर चलता रहा। आज हम कह सकते हैं कि जंगलों की टीलों से ही स्वाधीनता की योजना का आरंभ हुआ। इनका जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम जिले के पौंड्रिक गांव में हुआ। क्रांतिकारी वीर राजू ने स्कूली शिक्षा के साथ साथ निजी रुचि के तौर पर वैदिक और ज्योतिष का भी अध्ययन किया। इनका पालन पोषण उसके चाचा अल्लूरी रामकृष्ण के परिवार में हुआ। इस महान क्रांतिकारी ने महर्षि की तरह 2 वर्ष तक सीतामाई नामक पहाड़ी की गुफा में आध्यात्म साधना व योग क्रियाओं से चिंतन तथा ताप विकसित किया। इसके बाद राजू ने संगठन बनाया और अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। अंग्रेजों ने उसे पकड़ने के लिए अखबारों पर इश्तेहार में 10,000 रुपये नकद इनाम का ऐलान किया। सन 1924 में यह धनराशि एक बड़ा प्रलोभन था। सीताराम राजू के संघर्ष और क्रांति की सफलता का एक कारण यह भी था कि आदिवासी अपने नेता को धोखा देना या उनके साथ विश्वासघात करना नहीं जानते थे। 7 मई 1924 को जब वह अकेला जंगल में भटक रहा था, पुलिस दल ने राजू पर पीछे से गोली चलाई। अंततः उस महान क्रांतिकारी को नदी के किनारे ही एक वृक्ष से बांधकर भून दिया। इस बलिदान के साक्ष्य थे गोदावरी नदी और नल्लई मल्लई की पहाड़ियाँ, जहाँ आज भी वह जिंदा है। चौथा, दोस्तों, क्या आप हमारे झंडे का इतिहास जानते हैं? यह ध्वज भारत की स्वतंत्रता के संग्राम काल में निर्मित किया गया था। वर्ष 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत राष्ट्र का ध्वज बनाने की योजना बनी थी, लेकिन वह आंदोलन असमय ही समाप्त हो गया था और उसके साथ ही वह योजना भी बीच में ही अटक गई थी। वर्तमान रूप में पहुंचने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अनेक पड़ावों से गुजरा है। प्रथम चित्रित ध्वज 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भागिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था। 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कलकत्ता में इसे कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। ऊपर की ओर हरी पट्टियों में 8 कमल थे और नीचे की लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखाया गया था। द्वितीय ध्वज को पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। यह भी पहले ध्वज के समान था, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर एक कमल था, किंतु 7 तारे सप्त ऋषियों को दर्शाते थे। 1917 भारतीय राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बिसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान तृतीय ध्वज को फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर 7 सितारे बनाए थे। ऊपरी किनारे पर बाईं ओर यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। कांग्रेस के सत्र बेजवाड़ में किया गया। यहाँ आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वेंकैया ने एक ध्वज बनाया। यह 2 रंगों का बना था, लाल और हरा रंग, जो प्रमुख समुदाय अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 1931 में तिरंगे के इतिहास में एक स्मरणीय वर्ष है। तिरंगे ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता मिली। यह ध्वज, जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया, सफेद और मध्य में गांधी के चलते हुए चरखे के साथ था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्रों को स्थान दिया गया। 5वां, दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत के विभिन्न नाम क्या है और कैसे पड़ा? भारत सबसे भारतीय उपमहाद्वीप, भारत गणतंत्र या बृहत्तर भारत आदि का आशय लिया जाता है। भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है, जो यूनानियों द्वारा 4वीं सदी ईसा पूर्व से प्रचलन में है। भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यव्रत, हिंदुस्तान, हिंद आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। भारत नाम नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हिंदुस्तान शब्द का इतिहास हिंदुकुश पहाड़ियों से भी जुड़ा हुआ है। हिंदुकुश की पहाड़ियों के पीछे की जगह को हिंदुस्तान कहा जाता है।
तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।